सो लिबरलाइजेशन के अंदर हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। 2 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो था फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म आता है पैसे से रिलेटेड। तो पैसे के रिलेशन में भी लिबरलाइजेशन के अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे, जिसके अंदर हमारा टैक्स रिफॉर्म हुआ था। मतलब टैक्स पॉलिसी में क्या बदलाव किए जाए, कि क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पैसा आए। तो उसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जितने भी डायरेक्ट टैक्स थे, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था भाई, बजट वाले चैप्टर के अंदर। तो ये चीज आपको ऑलरेडी मालूम है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स पे फोकस किया कि लोगों पे जो प्रेशर डायरेक्ट पड़ रहा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस करने से क्या होगा, लोग अपनी सेविंग्स को बढ़ाएंगे। अब सेविंग बढ़ाएंगे तो सेविंग बढ़ाने से क्या होगा, इन फ्यूचर उनके माइंड में आएगा इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना चाहती थी और घटाना चाहती थी, जिससे लोगों पर टैक्स का प्रेशर कम पड़े और उससे लोग जो उनकी इनकम जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। दूसरा काम क्या किया, कहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी कम किया। और इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया और साथ के साथ कुछ इस तरह से इनको मॉडिफाई किया कि सभी के लिए ये एक कॉमन पार्ट बन जाए। मतलब क्या हो, पहले क्या हो रहा था कि किसी स्टेट में एक्साइज ड्यूटी इतनी 10% ली जा रही, तो किसी स्टेट में एक्साइज ड्यूटी 50% ली जा रही, तो किसी स्टेट पे एक्साइज ड्यूटी 2% ली जा रही है। तो हर स्टेट में ये काम का अलग अलग तरह का काम हो रखा था। तो प्रोडक्शन टैक्स पे ज्यादा ले रहा है, कोई प्रोडक्शन टैक्स कम ले रहा है, कोई टैरिफ ज्यादा ले रहा है, कोई टैरिफ कम ले रहा है। इसी तरह से कई कई सारे टैक्सेस थे हमारे सर्विस टैक्स के अंदर की हम बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के टैक्सेस लिए जा रहे थे। तो गवर्नमेंट क्या सोचती थी कि भाई अगर इस तरह से चलता रहा तो एक स्टेट अच्छी जगह लेवल पे पहुंच जाएगा, एक स्टेट खराब लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि कॉमन नेशनल मार्केट बनाई जाए। मतलब हर एक टैक्स टैक्स को क्या कर दिया जाए, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है एक कॉमन पार्ट बना दिया जाए। जिससे क्या होगा, पहले तो टैक्स कम करो, टैक्स कम करने के बाद एक कॉमन स्लैब बना दी जाए सभी के लिए कि भाई अगर कॉमन स्लैब होगी तो सभी स्टेट में एक इक्वल प्रोग्रेस होने वाली है जो गवर्नमेंट चाहती है। तो साथ के साथ ये स्टेबलाइज करना था। और उसके साथ साथ क्या था कि एक नई टैक्सेशन प्रोसेस, कि भाई एक नया टैक्स स्लैब बनाया जाए किसके लिए, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, और ऐसे स्लैब बनाई जाए जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में हो कि इजिली लोगों को समझ में आए। तो ये भी हमारा फिस्कल पॉलिसी या टैक्स रिफॉर्म के अंदर ये काम कुछ किए गए, जिससे क्या हुआ कि पैसे का जो हिसाब किताब है उसको अच्छे से रखा जा सके। लोगों से जो रिवेन्यू निकालना है वो रिवेन्यू कैसे भी करके निकाला जा सके, चाहे वो टैक्स रिवेन्यू हो चाहे वो नॉन टैक्स रिवेन्यू। इसके साथ कहता अगला जो प्रोसेस था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर बाहर से जो हमारे पास पैसा आ रहा है या बाहर जो हमारा पैसा जा रहा है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसको किस तरह से इस तरह से हिसाब किताब किया जा सके उनसे, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे कंट्रोल किया जा सके, दोनों पे इसी तरह से निगरानी रखी जा सके कि हमारे को किसी तरह का नुकसान ना हो। दूसरा, बीओपी में स्टेबलाइजमेंट की जरूरत थी हमें, क्योंकि बीओपी में क्या देखा जा रहा था कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो जो बीओपी का जो ये अनबैलेंस हो गया था उसको स्टेबलाइज करना था। और तो उसके लिए क्या क्या काम किया गया, कहता है सबसे पहला काम तो डिवेल्युएशन ऑफ रूपी। रूपी का डिवेल्युएशन किया गया। तो मैंने आपको बताया था जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर $1 60 रुपए का है तो डिवेल्युएशन का मतलब है $1 हो जाएगा आपका 75 रुपए का। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे मेन कारण क्या था, कहता है हमारे पास हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। अब फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उस कंडीशन में कहता है फॉरेन करेंसी की सप्लाई कौन करेंगे, कहता है फॉरेन करेंसी की सप्लाई फॉरेनर्स करेंगे। तो फॉरेनर को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी करा। तो डिवेल्यूशन ऑफ रुपये में करने से क्या होगा कि अब लोगों को इंडिया के अंदर आके पैसा लगाने में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। जहां पे पहले $1 का 60 रुपए मिलता था, अब $1 का 75 रुपए मिल रहा है उनको। तो उस सिचुएशन में उनको प्रॉफिट दिख रहा है। तो इससे क्या होता कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर थे वो अट्रैक्ट होंगे हमारी मार्केट में। अब फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे तो भाई वो हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने से हमारा फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और फॉरेन जो एक्सचेंज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो उससे जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होगी। तो ये टारगेट था पहला। तो
दूसरा कहता है इससे भी थोड़ी बहुत जो बात नहीं बन रही थी, वहां पर हमने दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट करी, जिसको हम बोलते हैं कि अभी तक हम जो फोकस कर रहे थे वो किस पर फोकस कर रहे थे, फिक्स एक्सचेंज रेट पे फोकस कर रहे थे। तो फिक्स एक्सचेंज रेट पे फोकस करने की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने क्या किया, फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट कर दिया कि सारा कुछ मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड छोड़ दिया कि मार्केट फोर्सेस के अंदर अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारी एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, मार्केट फोर्सेस के पे अगर सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी एक्सचेंज रेट में इफेक्ट पहुंचता जाएगा। तो इस तरह से सारा का सारा किस पे छोड़ दिया, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा काम था फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर और फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स के अंदर। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स के अंदर क्या था, अभी तक हमने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी वो सारी की सारी चीजें इसमें कंबाइंड हो गई है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स के अंदर भाई सबसे पहला काम किया गया, लाइसेंस हटाया। लाइसेंस हटाया किन को छोड़कर, उन कंपनियों को छोड़कर जो हेल्थ हजार्ड चीजें बनाती है या एनवायरमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है, जिसमें हमारी कौन कौन सी थी, वार वेपन बनाने वाली डिफेंस, दूसरा केमिकल, और लिक्वर और तंबाकू वगैरह वाली चीजों को छोड़कर सब चीजों पे से क्या हटा दिया, लाइसेंस हटा दिया। फिर उसके बाद हमने पहले इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लगा रखी थी, तो कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी से जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स थी उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ था, तो इस तरह की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटीज जो लगा रखी थी इसके अंदर ISP के अंदर, तो उस इंपोर्ट ड्यूटीज को जो हाँ वो काफी हद तक क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। जो टैरिफ लगा रखे थे कि भाई एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आप कोई चीजें इंपोर्ट कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते, तो वो टैरिफ कोटा जितने भी थे उन पर क्या कर दिया कि जहां पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि इतने ही अमाउंट तक आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो वहां से जितने भी रिडक्शन रिस्ट्रिक्शंस थे उनको बहुत कम मात्रा में कर दिया। मतलब पहले बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे कर रखा था, तो उसको माइनर सा कर दिया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप कर लो, उसके अलावा हमें मतलब नहीं। तो ये है, अभी मैं समझा रहा हूँ फिर उसके बाद एक बार में उतार लेना। अब इसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट आता है कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। इसमें भी अगर तुम नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल पढ़ती आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा वो समझाने की। तो कहता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब सीधा सा है कि अपनी सत्ता प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दो। तो वही सेम चीज है, कहता है ट्रांसफर ओनरशिप राइट्स फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, के पब्लिक सेक्टर के जितनी भी ओनरशिप राइट्स है वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दो किनको, प्राइवेट सेक्टर को। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जैसे पहले ये दिल्ली विद्युत बोर्ड जो था वो BSES को दे दिया और NDPL को दे दिया। तो जहां पर पहले सारा का सारा गवर्नमेंट चलाती थी वहां पर अब इनको क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया प्राइवेट लोगों को। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, कहता है प्राइवेटाइजेशन हम क्यों करते हैं। कहता है प्राइवेटाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है वो कुछ ये होता है, कहता है सबसे पहले तो कहता है इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट की जो पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर जो था वो पैसा कमाने में इतना अच्छे से सक्षम नहीं रहे थे, तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए कौन काम देगा, तो कहता है प्राइवेट कंपनीज टैक्सेस भरेंगी और टैक्सेस एज अ रिवेन्यू के तौर पर फाइनेंशियल हेल्प करेगा गवर्नमेंट की। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना। दूसरा कहता है रेज फंड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता कि जो गवर्नमेंट अपनी असेट्स होती है उस असेट्स को बेचकर या गिरवी रखकर या उनके शेयर बांटकर जो पैसा कमाती है उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कहता है कि अगर सारा कुछ ही गवर्नमेंट के ही हाथ में है तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट को तो थोड़ी ना बेचेगी। तो गवर्नमेंट को उन चीजों को, गवर्नमेंट ऐसे लोगों की खोज में थी जो भाई उन चीजों को खरीद के उनसे पैसा दे या उनका शेयर का हिस्सा दे। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट फंड रेज करना चाहती थी क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी। तो इस कंडीशन में फंड रेज करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें लोगों की जरूरत थी, तो वो कहाँ पर पॉसिबल था, प्राइवेटाइजेशन में। कहता है रिड्यूस वर्कलोड ऑन पब्लिक सेक्टर। कहता है छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, सारा काम इस पहले पब्लिक सेक्टर पे ही डिपेंडेबल था
कि अगर हम जमादार की नौकरी की बात करें या फिर पायलट की बात करें, छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़े तक सारा का सारा पब्लिक सेक्टर संभाल रहा था। तो सिचुएशन में क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर जगह पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो गवर्नमेंट के ऊपर सरकार चलाने के साथ साथ इन चीजों का भी बहुत ज्यादा वर्कलोड था। तो गवर्नमेंट अपना इन चीजों का वर्कलोड खत्म करना चाहती थी, इसलिए ये आधे से ज्यादा जो काम थे, जो ऐसे काम है कि अगर कोई और संभाले तो गवर्नमेंट इजिली सरकार पर फोकस कर सकती है, मतलब देश को चलाने पर फोकस कर सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट अपना वर्कलोड हटाना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया। कहता है ब्रिंगिंग हेल्दी कंपटीशन विद इन द इकोनॉमी। कहता है अगर सारा का सारा चीज पब्लिक सेक्टर ही संभालेंगे तो पब्लिक सेक्टर तो हर जगह एक सिंगल होगा, तो ऐसी कंडीशन में इनके सामने किसी तरह का कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर यही सेम चीज क्या हो कि अगर एक मोहल्ले की बात करूं तो एक मोहल्ले में एक परचून की दुकान ये, 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 एक परचून की दुकान ये है, और एक ही गली में 6 परचून की दुकान है, तो इसका मतलब ये 6 के 6 लोग अपनी गुड्स को बेचने के लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार होंगे। कुछ ना कुछ का मतलब कि ये एक दूसरे से अच्छा कंपटीशन फेस करेंगे, कि ये एक दूसरे को कंपटीशन देंगे कि भाई मेरे को अगर अपने ग्राहक बढ़ाने तो मुझे इन सबको नीचे गिराना, तो उसके लिए अपनी प्राइस कम करेगा पहली बात तो, और क्वालिटी अच्छी करेगा। तो इकोनॉमी में क्या हो, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो, तो वो चाहती थी गवर्नमेंट, इसलिए सब आधी से ज्यादा चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया। और साथ ही साथ कि अगर चीजें प्राइवेट के हाथों में देनी है तो बाहर का रास्ता जो भी हमारा फॉरेन का रास्ता है, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम तभी सोच सकते हैं जब चीजें प्राइवेट हो, क्योंकि गवर्नमेंट की चीजों में तो कोई बाहर की कंपनी या प्राइवेट कंपनी आके इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चलेगी। तो एफडीआई को बढ़ाने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे जिनकी हेल्प, मतलब जिनकी वजह से हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते थे, मतलब या फिर हमारे देश को प्राइवेटाइजेशन की जरूरत थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की जब बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या एक्शन लिए गए, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली प्राइवेटाइजेशन के अंदर। तो कहता है प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमें सबसे पहला काम क्या हुआ, कहता था प्राइवेट सेक्टर्स आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर इन एनी इंडस्ट्री। पहले क्या था कि भाई अगर तंबाकू इंडस्ट्री में एंटर होना है, शुगर इंडस्ट्री में एंटर होना है, वेपन इंडस्ट्री में एंटर होना है, कागज इंडस्ट्री में एंटर होना है, तो हर इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत थी, और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी का कैपिटल बताना जरूरी था कि भाई मैं इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये कंपनी खोलना चाहती हूँ या इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ। तो पहले ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, लेकिन अब किसी तरह की कोई बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए, बस इन चीज को छोड़कर, एक्सेप्ट एटॉमिक पावर को, रेलवे को और डिफेंस को। 3 ऐसी इंडस्ट्री थी, इनको छोड़कर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं छोड़ी थी जिसके अंदर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन होगा। इसके बाद क्या किया, कहता है गवर्नमेंट कंपनी हैव बीन सोल्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्राइवेट विच आर इनकरिंग लॉस इन 1991। कहता है बहुत सी ऐसी पब्लिक कंपनीज थी जिनको 1991 में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, उसकी वजह से हमें उस लॉस को चुकाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमें क्या लेना पड़ा था, उधार लेना पड़ा था। तो उस उधार की वजह से जिन जिन कंपनियों को, जिन जिन गवर्नमेंट कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ था, वो पूरी की पूरी कंपनियां डायरेक्ट प्राइवेट के हाथों में बेच दी गई। इसके बाद क्या हुआ, कहता है इसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएससी, जिसको हम बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट कौन सी कंपनीज होती है, कहता है सेमी गवर्नमेंट उन कंपनीज को बोलते हैं जहां पर प्राइवेट के भी शेयर्स होते हैं और पब्लिक के भी शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कहता प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर का कुछ शेयर प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया, ये अब वहां पर ओनरशिप दे दी गई है किसको, प्राइवेट कंपनीज को, क्या भाई आपके पास इतना शेयर आ गया तो आप इतने कंपनी की कैपिटल के मालिक हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो चीजें बेच दी गई, शेयर्स बेच दी गई, प्रॉपर्टीज बेच दी गई, तो ये सारे के सारे काम हो, तो इस काम को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट।
इसके बाद और क्या काम हुआ, कहता है गवर्नमेंट हैज आल्सो अटेम्प्ट टू इंप्रूव efficiency of few PSUs by given them additional power and freedom to enter joint venture and raise debt etc. कहता है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए जो कंपनी पीएसयू के अंडर में थी, तो उनको और बढ़ावा देने के लिए, मतलब वो अब और अच्छी तरह से काम कर सके कि भाई ऐसा तो था कि भाई पीएसयू के साथ मतलब पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिला लिया कि भाई आपने हमारे शेयर खरीदे तो भाई आप इतने परसेंट के मालिक हो गए। अब उसके बाद वो कंपनी जब पीएसयू से कनेक्टेड हो चुकी है, पब्लिक सेक्टर से कनेक्टेड हो चुकी है, तो उस कंडीशन में अब वो और अच्छे तरह से काम कर सके, तो उसके लिए उनको काफी चीजें मतलब उनको छोड़ दिया, मतलब फ्रीली छोड़ दिया। फ्रीली कैसे छोड़ दिया, क्या अब उन कंपनीज को ये बोल दिया गया कि भाई आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास कैपिटल की कमी है या आपको इन्वेस्टर ढूंढने हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जैसे मर्जी इन्वेस्टर ढूंढ सकते हो, ताकि हमारा जो है और ज्यादा हमारे पास फंड रेज हो सके। तो उसके लिए ज्वाइंट वेंचर के तौर पे खोल दिया, प्राइवेट कंपनीज को परमिशन दे दी कि भाई आप ज्वाइंट वेंचर के तौर पे खुल जाओ, या फिर हमारे शेयर आपके पास है उसको और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे आप क्या कर सको, जिससे आप और ज्यादा पैसा अर्न कर सको, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फंड रेज हो सके। उसके बाद क्या किया, कहता उसके बाद हमारी जो पब्लिक सेक्टर के पास कुछ कंपनीज बच गई, पब्लिक सेक्टर के पास जो कुछ कंपनीज बच गई, उन कंपनीज को पब्लिक सेक्टर ने नाम दे दिया क्या, नवरत्ना कंपनीज। तो नवरत्ना कंपनीज के अंदर जो हमारी कंपनीज आई, जो आज भी आप देखते हो कि हमारी प्राइवेट कंपनीज और सॉरी पब्लिक कंपनीज जो है वो उन्हीं के बिहाफ पे ही पैसा अर्न कर रही है। एक तो ये अलग है, ध्यान रखना एक चीज, एक होता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री तो ये है, अब इन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो इन इंडस्ट्री के अंदर कुछ कंपनीज है, तो वो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी वो नवरत्ना कंपनीज थी, जिसमें नवरत्ना की कौन कौन सी कंपनीज है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भेल, आईपीसीएल, विदेश संचार निगम, एलटीटी, एलटीटी का मतलब होता है लिमिटेड, और एनटीपीएस। ये कुछ कंपनीज थी जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में थी, लेकिन इसमें भी अभी बहुत सी ऐसी पब्लिक सेक्टर हैं जो रिसेंटली सेल आउट कर दी गई है। सेल आउट इन द सेंस कहता है टोटली प्राइवेटाइज नहीं करी, क्या कर दिया है, पीएसयू के अंडर में कर दिया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है सो सेमी गवर्नमेंट होती है, कि वहां पर मेन का हेड गवर्नमेंट ही है, लेकिन चलाने का काम कौन कर रही है, प्राइवेट कंपनीज कर रही है। तो अब एक काम करो, जो जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में मेरे को नोट करके फोटो सेंड कर देना। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। डन? यस सर। डन? यस सर। सर हम्म। सर एक बैक जाना एक सेकंड। सर ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज और क्वाटा, इससे फायदा क्यों हुआ? इनसे फायदा क्या हुआ था बेटा, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे ना, ये बहुत ज्यादा नहीं, इससे रिस्ट्रिक्शन तो इन ये द होता सेंस। है, हाँ बोलो। जैसे कि इसमें तो ये हो रहा था ना, बाहर क्या? से सामान नहीं मंगाना, क्योंकि हाँ बाहर से सामान मंगाएंगे तो हमारी करेंसी बाहर जाएगी, बाहर की तुम्हारे पास हाँ आ नहीं रही। हाँ हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, हाँ। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने से बाहर की करेंसी हमारे पास आएगी। बेटा अब एक चीज का ध्यान रख, कहता है ये हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। अब एक बार बताओ, अगर हम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस है, कहता है अभी क्या था कि प्राइवेट कंपनीज को रिस्ट्रिक्टेड छोड़ा हुआ था, कि भाई उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना है, तो वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से काम करेगी ना, तो अपना बेनिफिट निकालेगी। बेनिफिट निकालेगी मतलब वो
बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो उससे गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, बोलो, टैक्स जाएगा। टैक्स आएगा। अब गवर्नमेंट का मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये है कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी करना। अब उस गवर्नमेंट का टारगेट ये कहीं नहीं देखने को मिल रहा कि गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़े। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम सब फ्री हो, अब जैसा तुम्हें करना चाहो वैसा करो। यहां पर तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई सिर्फ इंपोर्ट पे कम कर दो, एक्सपोर्ट बढ़ाने पे कोशिश करो। अबे भाई जरूरत तो मेरे को कैपिटल गुड्स की है, क्योंकि हमारे पास अच्छी अच्छी मशीनें होंगी, अच्छे अच्छे वेपन्स होंगे, मतलब वेपन कह रहा हूँ, इक्विपमेंट्स होंगे, तो उससे क्या है भाई, हम और ज्यादा भारी मात्रा में चीजें बना पाएंगे। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से, कोटास की वजह से क्या हो गया था, उन पर रिस्ट्रिक्शन लग रखा था, तो हमारे हाथ बंद गए थे। जैसे आज के टाइम पे मैं जो तुम्हें क्लास दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेन टैब का यूज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ। तो क्या हमारे देश के अंदर ये सब चीजें थोड़ी ना बनती है? तो ये सब हाई टेक चीजें जो है, अगर हम बाहर से नहीं मंगाएंगे तो इनका यूज करके हम अपने काम को आसान और प्रोडक्टिविटी लेवल को, इफिशियंसी लेवल को बढ़ाएंगे कैसे? तो ये सब चीजें थी। तो गवर्नमेंट ने एक चीज तो सोच ली कि भाई देश के अंदर बनाओ, देश के अंदर, देश के अंदर वो चीज नहीं है ना, कैपेबिलिटी नहीं है, तो उस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें बाहर की चीजों की जरूरत थी। इसलिए यहाँ पर क्या किया कि जितना हद से हद हो सके उतना उसको मैक्सिमम लिमिट्स को जो था वो रिड्यूस करना था। ये ऐसा नहीं था कि पूरा खत्म ही कर दिया। जैसे अभी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली चाइना की चीजों पर क्वालिटी टैक्स लगा दिया है ना। तो क्वालिटी टैक्स क्या है, वो एक तरह से क्वालिटी टैक्स वो इम्पोर्ट ड्यूटी है एक तरह से, है समझ में। तो क्या कर दिया कि जहां पर गवर्नमेंट क्या देख रही है, गवर्नमेंट ये देख रही है कि मुझे चीजों की किस चीज की जरूरत है सबसे पहले तो, और उसके बाद अगर इन चीजों का यूज करके प्राइवेट कंपनीज जो है वो इस्तेमाल करेगी तो उससे बेनिफिट क्या होगा, तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि उनसे इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा, हमें डायरेक्ट टैक्स मिलेगा, तो गवर्नमेंट के पास तो टैक्स जा रहा है ना। अब गवर्नमेंट का टारगेट इसलिए यही रह गया। ठीक है, ठीक है सर। डन। यस सर। तो अब तुम्हें जो बुक के अंदर पढ़ना है वो नेक्स्ट क्लास में मैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काम कराऊंगा, ध्यान रखना। अभी तुम्हें रीड करना है अब सब कुछ। अब मेरा एक इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट रह गया, ग्लोबलाइजेशन क्या है, देन उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ड्रॉबैक्स, अचीवमेंट्स और ड्रॉबैक्स रह गया हमारे। तो कुछ छोटी छोटी चीजें से रह गई है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो तुम्हें पढ़ना क्या है, तुम्हें बुक से ये रीड करना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, और व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी का आपके किताब में पूरा कंसेप्ट दे रखा होगा, क्योंकि जीएसटी को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपको याद करना, मतलब आपने ऑलमोस्ट अकाउंट्स के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। तो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जो है वो आपको खुद रीड करनी है। वहां पर अगर कोई आपको डाउट लगता है तो वहां पर वो डाउट मैं आपको क्लियर आउट करा दूंगा। ठीक है भाई, तो मेरी तरफ से जो आपका मेन टारगेट रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है, मेरी तरफ से आपका ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के बाद आपका एलपीजी के पॉजिटिव इम्पैक्ट, एलपीजी के नेगेटिव इम्पैक्ट, देन उसके बाद जो अगला कंसेप्ट रह गया आउटसोर्सिंग क्या होता है और डिमोनेटाइजेशन क्या है। ये सब मैं छोटी छोटी चीजें जो है ये डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतने पे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।